हेलो एवरीवन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखा, ऑक्सीडेशन देखा, ठीक है, मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर देखा कि भाई वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखता है। आज देखेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स यानी कि यहाँ पर ऑक्साइड्स की जो बात हो रही है वो मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है। मतलब कि मेटल ऑक्साइड चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करें चाहे बेस के साथ रिएक्ट करे वो देगा सॉल्ट ही, उसको कहते हैं एम्फोटेरिक। मतलब कि जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी के साथ सेम टाइप की प्रोडक्ट अगर हमको देता हो, मतलब कि सॉल्ट देता हो, तो उसको हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स ऐसे आप लिखना, ठीक है, यहाँ मेटल ऐड कर देना, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। जैसे पहले मैंने बात किया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसको मैं 6 मोल ऑफ HCl के साथ में रिएक्शन करा रहा हूं, तो यहाँ मुझे 2AlCl3 दे रहा है जो सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है, और वाटर निकाल रहा है। उसी Al2O3 को अगर मैं बेस के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, यहाँ एसिड के साथ रिएक्शन करा, यहाँ बेस के साथ करा रहा हूँ, तो यहाँ भी मुझे सोडियम एल्यूमिनेट दे रहा है, ये भी आपका सॉल्ट है, ठीक है, और वाटर निकाल रहा है। यहाँ पर देखो जिंक ऑक्साइड भी एग्जांपल लिया है, इसको मैंने एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो जिंक क्लोराइड बनाया जो सॉल्ट है, और वही जिंक ऑक्साइड को मैं बेस के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो यहाँ भी मुझे सोडियम जिंकेट बना के दे रहा है, ये भी सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट कहते हैं इसको, ठीक है, याद ना हो तो याद रख लेना, Na2ZnO2। तो ये दोनों जो सॉल्ट बना रहे हैं एसिड के साथ रिएक्शन और बेस के साथ रिएक्शन करने के, इसमें जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स की। मेटल ऑक्साइड बेसिकली नॉन सॉल्युबल होता है या इनसॉल्युबल होता है पानी के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि वो अल्कली नहीं है, वो बेस ही है ना, क्योंकि अल्कली में प्रॉपर्टी क्या थी? सॉल्युबल होने चाहिए ऐसे। लेकिन जब ऑक्साइड अगर वो इनसॉल्युबल है तो हम उसको अल्कली नहीं कहेंगे। लेकिन एक्सेप्शन भी हैं, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड हो के भी सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, यानी इनको हम अल्कली कह सकते हैं, ठीक है। सारे अल्कली बेस हो सकते हैं पर सारे बेस अल्कली नहीं हो सकती, हम पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, मतलब पिछले चैप्टर में। यहाँ देखो सोडियम ऑक्साइड को मैंने पानी के साथ मिला दिया, ठीक है, वाटर में मैंने मिक्स किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, तो ये टू मैंने पोटेशियम ऑक्साइड को मिक्स किया पानी के अंदर तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, तो ये दोनों क्या है? कंप्लीट सॉल्युबल है। क्या है? कंप्लीट सॉल्युबल है, कंप्लीट सॉल्युबल इन वाटर है। वही मैं बात करूं मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का, ये पार्शियली सॉल्युबल है, ठीक है, यानी कि इसका जो अगर हम उस सॉल्यूशन को शेक करेंगे तो एक सस्पेंशन दिखेगा उसके ऊपर, ठीक है, पूरा सॉल्युबल नहीं होगा। जैसे कि इसको हम ऐड करोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, इसको कैल्शियम ऑक्साइड को पानी मिक्स करोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होगा, इसको हम कहेंगे पार्शियली सॉल्युबल। क्या कहेंगे? पार्शियली सॉल्युबल। चलिए अभी एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एक टर्म है, मैं आपको बुक से पढ़ के सुनाता हूं। द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन प्रोवाइड अस इंडिकेशन अबाउट रिएक्टिव केमिकल रिएक्शन। मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ जब मेटल का रिएक्शन होता है तो वहां पर एक रिएक्टिव केमिकल्स रिएक्शन होता है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, जैसे सोडियम है, सोडियम हवा के कंपैरिजन पे आने पे वो बड़े आराम से जल जाता है ना, कैरोसिन से निकालोगे सोडियम को रखोगे तो उसमें धुआं फेंकने लगेगा। लेकिन वही मैग्नीशियम मेटल ऐसा है कि जिसको हवा में रखने से कुछ नहीं होता, फिर उसको हीट करना पड़ेगा तब जाके मैग्नीशियम जलता है। तो हम कह सकते हैं कि कंपेयरिंग टू मैग्नीशियम सोडियम इज मोर रिएक्टिव। सोडियम जो है वो मैग्नीशियम से अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो क्या है? बहुत अच्छे से रिएक्टिव हो जाता है। सोडियम रूम टेम्परेचर पे जल जाता है, मैग्नीशियम को हीट करना पड़ता है। तो ये एक चीज प्रॉपर्टी आपको लिखनी है एग्जाम में, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही, कि सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी सेम नहीं होती,
एग्जाम्पल आपको बता देना है कि सोडियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर whereas magnesium does not burn in air at room temperature. Magnesium require heat to burn. ठीक है, एक और एग्जांपल भी शायद इसमें दिया होगा, जैसे कि जिंक भी ऐसा है कि उसको भी स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है, तब जाके हीट जिंक जो है वो बर्न होता है। तो कंपैरेटिवली सोडियम जो है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम लिख सकते हैं, उसके बाद जिंक लिख सकते हैं। जिंक को ज्यादा हीट चाहिए, मैग्नीशियम को हल्की सी हीट लेकिन चाहिए तो जरूर, ठीक है, लेकिन सोडियम को बिल्कुल हीट नहीं चाहिए। तो सोडियम, मैग्नीशियम, फिर जिंक, इस तरह से हम रिएक्टिविटी सीरीज होती है। जब हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो हमको बताएंगे कि उसी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम कैसे रिएक्शंस में मतलब लिखते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, तो उसके अंदर हम लिखते हैं ना कि सोडियम ZnSO4 FeSCuSO4 प्लस Fe gives FeSO4, है ना। तो क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी आयन से कंपैरिजन में कम होती है, तो आयन जल्दी रिएक्ट कर लेता है, कॉपर कम करता है, इसलिए कॉपर बाहर निकल जाता है, ठीक है। वो शायद हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, लेकिन प्रॉपरली उसकी रिएक्टिविटी सीरीज हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक और प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं एनोडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। एनोडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाया जाता है ऑक्साइड और लेयर ऑक्साइड की लेयर होती है मेटल के ऊपर, ताकि मेटल लंबे समय तक टिकाऊ रहे, ठीक है। मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में बताता हूं, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम, ठीक है, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर on aluminum can be thickened by the process known as anodizing. क्या लिखा है? प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनती है एज अ प्रोटेक्टिव, एक तो प्रोटेक्शन के लिए जिस प्रोसेस से बनती है उस प्रोसेस को हम कहेंगे एनोडाइजेशन, ठीक है। इन द प्रोसेस अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस। एल्यूमिनियम का एक आर्टिकल लिया जाता है और इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर एज ए एनोड उसको डिसॉल्व किया जाता है उस सॉल्यूशन के अंदर। जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो उसके अंदर वो डिसॉल्व किया जाता है एल्यूमिनियम को, और सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर डाला रहता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के अंदर, और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है एनोड की तरफ, जो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर देती है। क्योंकि जब रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन लिबरेट होगा, और वो ऑक्सीजन जो एल्यूमिनियम की शीट डाली है, जो आर्टिकल डाली है, ठीक है, उसके साथ वो क्या करेगा, उस तरफ वो चला जाएगा और उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन Al2O3। तो ये क्या हुआ, एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर बन गई, एक फिल्म बन गई कि एल्यूमिनियम की पूरी जो प्रोटेक्टिव लेयर क्या है उसके ऊपर बन गया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनोडाइजिंग, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करके उस मेटल के ऊपर हम क्या करते हैं, जो है ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं, ठीक है। H2SO4 यूज ज्यादा किया जाता है क्योंकि उससे अच्छे से जो है वो ऑक्साइड की लेयर उस मेटल पे बन जाती है, ताकि लंबे टाइम तक वो मेटल टिकाऊ रहे, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए एनोडाइजिंग की प्रॉपर्टी किया जाता है, ठीक है। ग्रेटर एक्सटेंट तक, लंबे समय तक ये टिकता रहे, उसके लिए एनोडाइजिंग की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है। बहुत लंबी केमिकल सीरीज है, केमिकल रिएक्शन है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज बहुत लंबी, बहुत सारी हैं, वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे तो आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी थक जाऊंगा। तो स्लोली हम पढ़ते जाएंगे तो पूरी प्रॉपर्टीज केमिकल जो है मेटल्स की कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद नॉन मेटल भी जाएंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।